आज हमारा टॉपिक है द रेनबो, रिटन बाय D.H. लॉरेंस। तो जानते हैं कि रेनबो जो एक नोवेल है D.H. लॉरेंस को उसमें क्या दे रखा है, तो डिस्कस करते हैं। द रेनबो, अ नोवेल बाय D.H. लॉरेंस, वाज बेस्ड अपॉन पब्लिकेशन फॉर इट्स एलिगेट इमॉर्टलिटी। यानी रेनबो जो नोवेल है D.H. लॉरेंस को, इसको एक बार बैन कर दिया गया था पब्लिकेशन करने के लिए, तो इसको पब्लिश करने से मना कर दिया गया था क्योंकि इस एलिगेट इमॉर्टलिटी, इसमें इमॉर्टलिटी की बात कही गई थी, इस वजह से कि लोगों का मानना था कि इसमें इमॉर्टलिटी या जी चीजों को डिस्कस किया, अनैतिकता जिसे हम बोलते हैं। इट इज ए फैमिली क्रॉनिकल ऑफ थ्री जनरेशन। ये एक ऐसी क्रॉनिकल, एक ऐसा ग्रुप है, यानी एक परिवार कि जिसमें तीन जनरेशन के बारे में बताया गया है। द नोवेल revolves around the story of three generations of भगवान family that reside at Mars Farm। ये नोवेल घूमता है तीसरी जनरेशन की कहानी, जो कि भगवान जो फैमिली है उसकी तीन जनरेशन दिखाई है that reside, जो कि मार्स फार्म्स पर रहती है। बिगनिंग, द वर्ड भगवान मीन्स ब्राइट फ्रेंड। भगवान का मतलब है ब्राइट फ्रेंड। द स्टोरी इज इन क्रोनोलॉजिकल फॉर्म, जो पूरी कहानी क्रोनोलॉजिकल फॉर्म का होता है, एक मतलब एक ग्रुप में डाली गई है, एक कहते हैं ना क्रॉनिक 1 2 3, एक लाइनअप होती है। फ्रॉम प्रिमिटिव एंड सेल्फ सफिशिएंसी इनटू द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ए कम्युनिटी। प्रिमिटिव, प्रारंभिक से लेकर सेल्फ सफिशिएंसी, बल्कि आत्म सफिशिएंसी इनटू द इंटरडिपेंडेंस, यानी हम किससे, ये एक कम्युनिटी, एक समुदाय के ऊपर कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंसी से नजर आती है। इन द बिगनिंग द मेन ऑफ द वेन रिजर्व द कंटिन्यूटी ऑफ फैमिली। जो ब्रैगवन के जो फैमिली, उसके जो व्यक्ति हैं, वो उनकी जो परिवार एक कंटिन्यूटी का परिवार है, यानी लगातार उसमें जनरेशन चलती चली जाती है। वाइल द वीमेन लुक्ड आउटवर्ड टू द वर्ल्ड बियॉन्ड मार्च। जबकि जो विमेन होती है वो बाहर की तरफ देखने की कोशिश करती है, संसार की तरफ, बियॉन्ड मार्च फार्म के, यानी जबकि जितने लोग हैं वेपन पैनल, वो एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो कभी अपने उस फार्म हाउस मार्च फार्म से कभी बाहर नहीं निकले, लेकिन विमेन हमेशा एक एस्पायर रहती है कि वो बाहर निकले। हाउएवर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हालांकि औद्योगिकरण के बाद, द ब्रेगमैन केम इनटू कांटेक्ट विद द कमर्शियल वर्ल्ड, मेकिंग ब्रेगमैन स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन प्लेस। जो ब्रेगमैन थे वो एक कांटेक्ट में आ जाते हैं, कि यानी वो कमर्शियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि जो प्रेगनेंस है लेकिन वो अपने आप को अजनबी से महसूस करती है, क्योंकि वो अभी तक एक समुदाय एक ही जगह निश्चित रहे, सीमित रहे। लेकिन जैसे जैसे उनका संपर्क कमर्शियल वर्ल्ड, एक वाणिज्य संसार में बढ़ता है, यानी जहाँ पर लोगों की नई नई चीजें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीनीकरण युग में जब वो आने लगते हैं, तो उन्हें अपने आप को स्ट्रेंजर महसूस करते हैं। दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट मोर इन ट्रेड देन फार्मिंग। हालांकि धीरे धीरे उनका खेतों से हट करके ट्रेड के रूप में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। Alfred Bregman, who is like Adam of the play, has 6 children। एल्फ्रेड ब्रैगमैन जो है, जो कि एक प्ले का एडम के समान काम करता है, उसके 6 बच्चे हैं। द टू डॉटर्स मैरी अवे, दो लड़कियां शादी करके चली जाती हैं। वन ऑफ देयर सन्स रन्स अवे टू सी, क्योंकि उनमें से एक बेटा जो है समुद्र देखने के लिए भाग जाता है। वाइल द अदर एल्फर्ड, फादर ऑफ बिल, जो कि बिल का फादर है, मूव्स टू द सिटी, वो शहर की तरफ चले जाते हैं, वर्क एज लेस डिजाइन, और लेस डिजाइन में भी वो कार्य करता है। फ्रेड बिकम्स रिटर्न यार्ड, और जो फ्रेड है वो शराबी बन जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट, और पेरेंट्स की मृत्यु के बाद, टॉम द यंगेस्ट चाइल्ड इनहेरिट द मार्च फार्म। अब जो टॉम जो सबसे छोटा बच्चा होता है, वो मार्च फार्म को इनहेरिट, उत्तराधिकार बन जाता है। एंड द स्टोरी बिगिंस विद हिम, पूरी कहानी उसी के साथ शुरू होती है। डेट मूव्स टू द थर्ड, और यहीं से कहानी थर्ड जनरेशन तक जाती है। द फर्स्ट जनरेशन, टॉम एंड लीडर। पहले जनरेशन में टॉम एंड लीडर मेन प्रोटोगनिस्ट के रूप में नजर आते हैं। टॉम इज ए टिपिकल ब्रैगमैन, टॉम एक बहुत ही टिपिकल ब्रैगमैन है। वो रिप्रेजेंट द कंटिन्यूटी, जो प्रेजेंट करता है अपनी कंटिन्यूटी की निरंतरता को, एंड स्टेबिलिटी, स्थिरता को, ऑफ द ब्रैगमैन फैमिली। यानी ब्रैगमैन फैमिली का अगर कोई एक स्टेबल व्यक्ति या एक कंटिन्यूटी, एक निरंतर चीज, उन सब चीजों को, कंटिन्यूटी, कल्चर को, ट्रेडिशन को ले जाने वाला है, तो केवल वो टॉम ही है। However, he also represents the social turmoil going on during, हालांकि वो सामाजिक टर्मोइल को भी प्रेजेंट करता है जो कि उस वक्त चल रहे होते हैं। दैट टाइम ड्यू टू द इंडस्ट्री, वो भी किसकी वजह से,
औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही वांटेड टू गो अवे, वो भी दूर जाना चाहता है टू एक्सप्लोर द फॉरेन पार्ट, यानी वो चाहता है कि वो विदेशों में भी विदेशी पार्ट्स को भी जाके एक्सप्लोर करे, यानी वो भी अपने घर को छोड़कर बाहर जाना चाहता है। दिस रिप्रेजेंट इन न्यू फेज इन द प्रोग्रेस ऑफ द फैमिली, और यही चीज जो है एक नया फेज, एक नया मोड़ लेकर के आती है फैमिली की प्रोग्रेस में। व्हेन लीडिया विडो ऑफ ए पॉलिश डॉक्टर, लीडिया एक विडो है पॉलिश डॉक्टर की एंड मदर ऑफ 2 years ओल्ड अना कम्स टू लिव मार्स फार्म, और वो उसकी 2 साल की एक बच्ची भी है अना, जो मार्स फार्म पर रहने के लिए आती है। टॉम फॉल्स इन लव विद हर, टॉम उसे प्यार करने लगता है। सुन ही गोज विद ए बंच ऑफ डैफोडिल्स टू प्रपोज हर, और तुरंत ही वो जल्दी से जो उसके डैफोडिल्स का एक बंच लेकर के आता है उसको प्रपोज कर देता है। बिफोर प्रपोजिंग ही स्टैंड्स इन द डार्क प्लेस, लेकिन प्रपोज करने से पहले भी डार्क प्लेस पर एक अंधेरे स्थान पर खड़ा होता है। दैट इज ब्रोकन बाय द सेल्फ ऑफ लाइट फ्रॉम लीजियस किचन विंडो, जहां से लीजा के किचन की जो विंडो है वहां से एक लाइट उस तरफ आती है, उस जगह खड़ा रहता है। वी फाइंड द नंबर ऑफ द मोटिव्स ऑफ लाइट एंड डार्क, वहां पर हमें बहुत कई प्रकार के लाइट और रोशनी के और अंधेरे के कुछ ऐसे मोटिव्स मिलते, पॉइंट्स मिलते हैं। दिस तो नोवेल, जो नोवेल के अंतर्गत मिलते हैं, जो उस चीज के प्रति कि कहाँ व्यक्ति किस रूप में वो थॉट सोचता है। लीजिया एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड बोथ मैरी, लीजिया प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों शादी कर लेते हैं। देयर मैरिज इज द मोस्ट सक्सेसफुल रिलेशनशिप इन द नोवेल, पूरे नोवेल में देखा जाए तो उनका जो रिलेशनशिप है मैरिज है वो सक्सेसफुल होती है। द रिलेशन इज बेस्ड ऑन लीजियास मैरिटल नीड्स, क्योंकि जो रिलेशन है वो लीजिया को मैरिटल नीड्स, उसकी जरूरत है, शादी की जरूरत है, एंड टॉम स्पिरिचुअल नीड, और टॉम को आध्यात्मिक रूप से शादी आवश्यकता है। हाउएवर देयर लव इज नॉट सक्सेस, हालांकि दोनों का प्यार सक्सेसफुल नहीं होता। टॉम गेट्स अटैच्ड टू एना, क्योंकि टॉम का जो ज्यादा जो कनेक्शन होता है अना के साथ, उसकी बेटी के साथ। इनिशियली अन्ना रेसिस्ट है, हालांकि अन्ना उसे मना भी करती है, बट सून शी आल्सो गेट्स अटैक्ड टू टॉम, लेकिन फिर बाद में अन्ना टॉम की तो अटैक हो जाती है, यानी वो जो अन्ना है वो स्टार्टिंग उसको एक्सेप्ट नहीं करती फादर के रूप में, लेकिन फिर बाद में तो वो टॉम को फादर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। बोथ स्पेंड टाइम विद ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के साथ समय गुजारते हैं। टॉम ट्राइज टू गिव पेरेंटल केयर टू अन्ना, और टॉम पूरी तरीके से पेरेंट्स का, माता पिता वाला पूरा पूरा केयर उसकी करता है अन्ना की। सेकंड जनरेशन अना एंड विल, अब सेकंड जनरेशन तो इसकी अना जो बेटी है और विल, उसका जिक्र होता है। सुन अना ग्रोज अप, जल्दी से अना बड़ी हो जाती है एंड फॉल्स इन लव विद टॉम्स नीति, और टॉम के भतीजे के साथ विल, भतीजा है विल, उसके साथ प्यार करने लगती है। एंड हु सेटल्स एट मार्च, और जो मार्च फॉर्म पर ही सेटल होता है। इट मस्ट बी नोटेड, ऐसा देखा जाता है कि दैट एज टॉम वाज अट्रैक्ट टुवर्ड्स लीडिया बिकॉज ऑफ हर फॉरेननेस, टॉम जो अट्रैक्ट हुआ था लीडिया की तरफ क्योंकि फॉरेनर्स, उसने देखा था कि जो लीडिया है वो विदेशी है, और विदेश की तरफ वो काफी अट्रैक्ट हुआ था। सिमिलरली अन्ना टू फॉल्स इन लव विद विल बिकॉज ऑफ हिज फॉरेननेस, अन्ना भी उससे प्यार करने लगती है विल से, उसके पति से, क्योंकि स्वयं फॉरेननेस उसको नजर आता है। फॉरेननेस का मतलब ये क्योंकि लीडिया एक विदेशी लड़की है, उससे अट्रैक्ट होता है, टॉम से शादी कर लेता है। लीडिया की बेटी अन्ना है, वो भी विदेशी है, लेकिन अब उसको क्योंकि टॉम का जो भतीजा उसको अपने हिसाब से विदेशी रहता है, क्योंकि वो इंडियन है लेकिन इस तरीके से उसके लिए फॉरेन होता है। So in the beginning, Tom does not approve of their relations as he takes Will as a threat to his closeness with Anna. हालांकि शुरू में जो टॉम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता उनके रिलेशनशिप को, क्योंकि उसे लगता है कि विल को वो धमकी भी देता है कि वो अना के नजदीक ना जाए। हाउ आफ्टर द मैरिज, लेकिन मैरिज के बाद टॉम हेल्प्स देम टू सेटल, फिर टॉम उनकी मदद करता है सेटल होने में। इनिशियली द मैरिज प्रूव्स टू बी वेरी सक्सेसफुल, लेकिन दोनों की जो अना की और विल की जो मैरिज है काफी सक्सेसफुल हो जाती है। टॉम, sorry, the couple so spends roaming रोमांटिक टाइम विद ईच अदर, कपिल जो होते हैं दोनों की दोनों एक बार एक दूसरे के साथ रोमांटिक समय गुजारते हैं। बट द लव पैशन सून फेड्स अवे, लिविंग बिहाइंड फाइट्स एंड एब्यूजेस एज वेल एज हेटर्ड, लेकिन जल्दी से जल्दी क्या होता है, उनका प्यार की जो प्यार जो लव पैशन से वो सब मुरझा जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और फिर इनके पीछे फाइटिंग होना शुरू हो जाती है, एब्यूज एज वेल एज हेटर, और वो एक दूसरे को कमेंट भी करते हैं और एक दूसरे से वो नफरत भी करना शुरू कर देते हैं। द मेन रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी का जो असफलता का जो मुख्य कारण है, इज दैट इट वाज बेस्ड ऑन फिजिकल डिजायर रादर देन स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, क्योंकि उनके पास जो प्यार है वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और इमोशनल नहीं बल्कि फिजिकल डिजायर की बनकर रह जाता, उनका प्यार भी इसी के ऊपर ही आधारित था। अना गेट्स प्रेग्नेंट, अना प्रेग्नेंट हो जाती है बट डज नॉट टेल हर हस्बैंड ड्यू टू ए कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है इसलिए वो अना जो अपने हस्बैंड को नहीं बताती वो प्रेग्नेंट है। शी गिव्स बर्थ टू
उर्सुला, वह उर्सुला नाम की एक लड़की को जन्म देती है। लाइक टॉम, टॉम की तरह विल आल्सो फाइंड रिलीफ इन हिज डॉटर। जैसे कि टॉम जो अना में ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, अपनी बेटी में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है बजाय लीडिया के, उसी तरीके से जो विल है वो भी अपनी बेटी उर्सुला में काफी इंटरेस्ट रखता है, यानी उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस होता है। एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद हर, उसके साथ ही ज्यादातर वो समय व्यतीत करता है। दो ही हैज मेनी अदर, हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ज्यादातर उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो उर्सुला के प्रति रहता है। थर्ड जनरेशन, अब थर्ड जनरेशन की हम बात करेंगे। उर्सुला, जिसमें उर्सुला है, सी इज द थर्ड चाइल्ड इन द स्टोरी ऑफ द नोवेल, वह नोवेल में तीसरी बच्ची है। ड्यूरिंग हर एडोलेसेंस, अपनी किशोरावस्था में, शी कम्स टू नो अबाउट हर फैमिली बैकग्राउंड बाई हर ग्रैंडमदर, अपनी ग्रैंडमदर के जरिए उसको अपनी फैमिली का के बारे में जानकारी मिलती है, बैकग्राउंड की। शी इज सेंट टू स्कूल, उसे स्कूल भेजा जाता है, एंड गेट्स द प्रॉपर एजुकेशन, और उसको प्रॉपर एजुकेशन भी प्राप्त करती है। फिर शी फॉल्स इन रिलेशनशिप विद एंटन स्क्रीवेंसली, स्क्रीवेंसली के साथ उसको रिलेशनशिप में पड़ जाती है। ए मिलिट्री ऑफिसर, एक मिलिट्री ऑफिसर है, सन ऑफ बैरन स्टीवेंसी का बेटा है। एज ही रिप्रेजेंट द आउटसाइड वर्ल्ड, वो बाहरी दुनिया को उसको दिखाता है। दस द क्यूज फॉर द फॉरेनर्स रिटेन थ्रू आउट ऑल द जनरेशन इन द, पूरे नोवेल में अगर देखा जाए तो फॉरेनर्स के प्रति लोगों का अटैचमेंट काफी रहा है। वर्ड ऑफ पैशन एंड लॉलेसनेस, और उन्हें वो जो संसार है वो किसका पैशन से भरा हुआ है, लॉलेसनेस, क्योंकि अभी तक वो एक कम्युनिटी के अंदर करीब रहते थे, एक जब मार्च फार्म पे ही रहते थे, लेकिन जो उन्होंने जो शादी की वो फॉरेनर से शादी करी, ईस्ट एंड वेस्ट का फ्यूजन वहां पर आ, तो उनका अट्रैक्शन उसी फॉरेनर्स की वजह से था। तो तीन जनरेशन वही चीजें दिखाई देती है। एक ये वर्ड है पैशन का, लॉलेस, जहाँ कोई कानून ही नहीं है। देयर लव इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल नीड, अब उनका जो प्यार है वो सेक्सुअल नीड्स के ऊपर आधारित है। एंड दस बोथ सेपरेट विद, और दोनों सेपरेट भी हो जाते हैं व्हेन एंटन ट्राइज टू इंटरफियर इन द लाइफ ऑफ सेला, लेकिन जब एंटन उर्सुला की लाइफ में इंटरफियर करना शुरू कर देता है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। एंटन गोज बैक टू द आर्मी, अब एंटन जो होता है वो फिर से आर्मी में वापस चला जाता है उर्सुला इन ऑर्डर टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम द कॉलेज, अब वो कॉलेज से ब्रेक ले लेती है, ज्वाइन स्कूल, स्कूल को ज्वाइन करती है। देयर शी इज हैरेस्ड बाय द टीचर एज वेल एज बाय द स्टूडेंट, वहां पर उसको हैरेसमेंट किया जाता है टीचर्स के जरिए और स्टूडेंट के जरिए। हर टाइम, हर टाइम इन द स्कूल proves to be worst for her, उसका जो समय स्कूल में गुजरा था वो उसको बहुत बुरा नजर आता है। और सोला एट स्कूल स्टार्ट्स ए लेस्बियन रिलेशनशिप विद वन ऑफ हर स्कूल मिस्टर विनीसेड, एक स्कूल मिस्टर, एक स्कूल की नौकरानी है विनीसेड के साथ वो लेस्बियन वाले रिलेशनशिप पर शुरू कर देती है। वो लेटर ऑन मैरिज उर्सुला अंकल, और वही जो है विनीसेड उसके अंकल के साथ शादी कर देती है। एंटन रिटर्न बैक आफ्टर 6 ईयर, वो एंटन जो है 6 साल बाद वापस आती है। वो द लवर्स आर यूनाइटेड, फिर से वो दोनों प्रेमी मिल जाते हैं। कौन? कोई एंटन 6 साल बाद वापस आता है, तो इस तरीके से एंटन और वो जो उर्सुला दोनों मिल जाते हैं। दे स्पेंड देयर टाइम लाइक हस्बैंड वाइफ, वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह टाइम स्पेंड करते हैं। एंटन स्टार्ट फोर्सिंग उर्सुला टू मैरी, अब एंटन बाबा उसे फोर्स करता है उर्सुला की शादी कर ले एंड अकम्पनी हिम टू इंडिया, और उसके साथ वो भारत रहने लगे। उर्सुला रिजेक्ट द प्रपोजल, उर्सुला प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। एंड एंटन गेट्स डीपली हर्ट, एंटन को बहुत बुरा लगता है। लेटर ऑन ही मैरिड अनदर गर्ल, वो बाद में दूसरी लड़की की शादी कर लेते हैं। बोथ ऑफ देम गो टू इंडिया, वो दोनों ही भारत चले जाते हैं। Soon Ursula gets pregnant and writes to Anton to return back and marry her, but she does not get any response. फिर बाद में जल्दी उर्सुला को लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो एंटन को लेटर लिखती है कि वो वापस आ जाए, उसकी शादी कर ले। बट शी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स, लेकिन उसे कोई रेस्पॉन्स वहां से प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसने ऑलरेडी शादी कर ली एंटन ने। शी कम्स टू नो, उसके समझ में आ जाता है दैट एंटन हैज मैरिड, कि एंटन शादी कर चुका है। एंड इज ग्रीफ स्ट्राइकन, अब वो दुख से परेशान दुखी हो जाती है। वन डे while she is away from home, एक दिन जब वो घर से दूर होती है, it starts raining, बारिश शुरू हो जाती है, और she gets wet, और वह गीली हो जाती है बारिश में। ऑन द वे सी सीज हॉर्सेस, रास्ते में उसको घोड़े नजर आते हैं, that advance towards her, जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। the horse present masculinity, जो घोड़े होते हैं वो मैस्कुलिनिटी को प्रेजेंट करते हैं। आर नॉट रियल, वो रियल नहीं है बट हेल्यूसिनेशन, बल्कि क्या है, भ्रम है उसका। ही ट्राइज टू एस्केप देम, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। फॉल्स डाउन
और वो गिर जाती है, एटलीस्ट उससे उसका मिसकैरेज हो जाता है। गेटिंग अप, वो उठती है, शी सीज द रेन, तो उसे रेनबो नजर आता है। इट फॉल्स इन हर न्यू होप, जो उसको लिए एक नई उम्मीद, जो उसके अंदर एक नई उम्मीद को फिल करता है। हैप्पीनेस, खुशी को फिल करता है, एंड अर्ज टू बिगिन इन न्यू लाइफ, और उससे एक रिक्वेस्ट भी करता है कि उसको नई जिंदगी शुरू कर देनी चाहिए। इस तरीके से तीनों जनरेशन को दिखाएगा किस तरीके से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, फॉरेनर्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन लास्ट में वो चीजें वहीं के वहीं आ जाती जहां से वो शुरू करते हैं। तो इस तरीके से ईस्ट वेस्ट फ्यूजन हमें इसके अंदर नजर आता है कि तीनों जनरेशन पे किस तरीके से एक दूसरे फॉरेनर्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन लास्ट में सब वो अकेले ही रह जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रैनबो जो एक उम्मीद की किरण लेके आते हो, आपको भी नोवेल समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।